एक गांव में जगन और लीला नाम के भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और वही एक दूसरे का परिवार थे। जगन बड़ा था और लीला उससे 2 साल छोटी। लीला और जगन हमेशा साथ रहते और एक दूसरे के बीच बहुत प्यार था। जगन अपनी छोटी बहन का बहुत ध्यान रखता था। लीला भी अपने भाई को बहुत ही प्यार करती थी। जगन अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करता था ताकि उसे कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। जब लीला बड़ी हो जाती है तो जगन उसकी एक अच्छे घर में शादी करवा देता है। वो अपनी बहन की विदाई पर खूब रोता है। लीला को भी काफी दुख होता है अपने भाई से बिछड़ने का। तुम रो मत भाई, अब बस अच्छे से काम करना, माँ बाबूजी का ध्यान रखना, अब तुमको ही सब कुछ देखना है। लीला की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। लीला के ससुराल वाले बड़े ही लालची होते हैं। वो लीला को बहुत ही परेशान करते हैं और उसे अपने भाई से कभी सामान तो कभी पैसे लाने को बोलते हैं। लीला इन सब से साफ इनकार कर देती है तो वो उसे घर से ही निकाल देते हैं। लीला बहुत रोती है और जाने से मना करती है, पर उसका पति और ससुराल वाले उसे धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी रोते हुए वहां से चली जाती है और दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भाई के पास गई तो उन्हें कितना दुख होगा ये जानकर कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। नहीं नहीं, मैं कहीं भी रहूंगी पर वहां घर नहीं जाऊंगी। लीला यही सोचकर अपने घर नहीं जाती और रात को उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। ऐसे ही बेचारी लीला काफी दिन गुजार देती है और एक भिखारन जैसी जिंदगी जीने लगती है। उसके बाद वो एक घर में नौकरानी का काम करने लगती है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगती है। दूसरी तरफ लीला का भाई लीला से मिलने उसके ससुराल जाता है। आस पड़ोस में पूछने से पता चलता है कि वो लोग वहाँ से मकान बेचकर कहीं और चले गए हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई? वो ऐसे तो नहीं कर सकती। आखिर कहाँ गए ये लोग? जगत बड़ा परेशान हो जाता है और हर जगह पता लगाने की कोशिश करता है। इतने दिन निकल जाते हैं पर कुछ भी पता नहीं चल पाता। जगत बहुत रोता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि करे तो क्या करे। वो हार कर वापस घर चला जाता है। एक दिन जब लीला काम करके जा रही होती है तो उसकी मालकिन उसे बुलाती है। जी मालकिन, देखो कुछ दिन बाद राखी है। तुम्हारा भी भाई है जिसे तुम बहुत याद करती हो। तुम उसके पास हो आओ, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। राखी? मुझे तो पता भी नहीं था। मैं भाई से मिलने जरूर जाऊंगी। मैं उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई भी लेकर जाऊंगी। वो बहुत खुश होगा। कितने दिनों बाद मैं उससे मिलूंगी। मैं जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर जाना। लीला अपने भाई से मिलने जाने के लिए बड़ी ही बेचैन होती है। वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करके उसके लिए जाने क्या क्या खरीदती है। 2 दिन बाद वो अपने भाई से मिलने निकल पड़ती है और अपने गांव पहुंच जाती है। जैसे ही वो बस से उतरती है तो उसे दूर अपना भाई दिखाई देता है। वो जल्दी से बिना देखे रोड पर ही भागने लगती है कि तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। भीड़ देखकर जगन वहां जाकर देखता है। ओह, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। भगवान उसका भला करे। जगन वहां से निकल जाता है और लीला की लाश वहीं पड़ी रह जाती है। रात को लीला चुड़ैल बन जाती है। मेरा जगन भाई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैं इतने महीनों से अपने भाई से मिलने का इंतजार करती रही और आज जब वो मेरे सामने आया तो मैं उससे मिल भी नहीं पाई, एक राखी तक नहीं बांध पाई। मेरी राखी ऐसे ही रह गई। आधी रात होने पर वो अपने भाई के पास जाती है और चुपके से उसे दूर से देखने लगती है। लीला राखी को जगन के बगल में रखकर चली जाती है। सुबह जब जगन की आंख खुलती है तो वो अपने पास रखी हुई राखी और मिठाई को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को पुकारने लगता है। लीला बहन, लीला बहन, तुम आ गई हो ना? ये राखी और मिठाई तुम ही लाई हो ना? सामने आओ, मेरे सामने आओ। ऐसे मत करो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब मुझे ऐसे परेशान मत करो और जल्दी से सामने आ जाओ। जगन पूरे घर में अपनी बहन को ढूंढ लेता है पर लीला तो कहीं भी नहीं होती। जगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो राखी और मिठाई उसके पास कैसे आई। उस मिठाई के बारे में तो बस उसकी बहन ही जानती थी। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। पूरा दिन वो परेशान ही रहता है। रात को उसे बड़ी ही मुश्किल से नींद आती है। जैसे ही वो सोता है वैसे ही लीला चुड़ैल वहां दोबारा आ जाती है। मैं आ गई भाई, ये देखने की आपने मेरी मिठाई खाई या नहीं, मेरी लाई राखी बांधी या नहीं। लीला अपने भाई को देखती है पर जगन का हाथ तो खाली होता है, उसमें कोई राखी नहीं बंधी होती। फिर वो मिठाई की तरफ देखती है तो वो भी ऐसी ही है
ये क्या, ना तो भाई ने मेरी राखी बांधी और ना मिठाई खाई। ऐसा क्यों? उनको पता नहीं चला क्या कि ये मैं लाई हूँ? क्या मेरा भाई मुझे भूल गया? पर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे कभी नहीं भूल सकता, वो मुझे बहुत प्यार करता है। लीला बड़ी परेशान हो जाती है कि जगन ने आखिर राखी क्यों नहीं बांधी। वो लाई हुई राखी को उठाती है और खुद अपने भाई के हाथ पर बांधने लगती है। पर फिर उसे अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने मना किया था कि सोते हुए किसी को राखी नहीं बांधते। माँ ने मुझे एक बार मना किया था कि सोते हुए राखी नहीं बांधते। राखी तो भाई को सामने बिठाकर उसकी आरती उतारकर पूरे तरीके से बांधी जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे ये राखी अपने भाई को बांधूं? लीला खड़े खड़े अपनी राखी को देख ही रही होती है कि अचानक जगन की नींद टूट जाती है और वो करवट लेने लगता है। लीला घबरा जाती है कि कहीं उसका भाई उसे उस रूप में ना देख ले, और उसी डर से उसके हाथों से राखी नीचे गिर जाती है। लीला जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। और राखी जमीन पर पड़ी रह जाती है। जगन की आंखें खुल जाती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी यहाँ कोई था, जैसे जैसे मेरी बहन लीला थी, जैसे वो अभी यहाँ आई हो, पर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम मेरी प्यारी बहन? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम अपने भाई को कैसे भूल गई? जगन अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी राखी पर जाती है। जगन को अब शक हो जाता है कि कोई तो है जो रोज रात को आता है और उसी का उस राखी से कुछ लेना देना है। जगन का मन नहीं मानता और इस बार वो सच पता लगाने की ठान लेता है। ये राखी यहाँ कैसे आई? इसे तो मैंने उधर सामने रखा था। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई तो है जो यहाँ हर रात को आता है, जो ये राखी और मिठाई लाया है। कोई तो है, पर कैसे पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं? एक काम करता हूँ, आज मैं इस राखी को छुपा देता हूँ। जगन रात होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही रात होती है वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। उसके सोते ही लीला वहां पर फिर से आ जाती है। मैं आ गई भाई, मैं आ गई। लीला फिर से देखने आ जाती है कि उसके भाई ने उसकी दी हुई राखी बांधी या नहीं। वो अपने भाई के हाथ की तरफ देखती है कि वो तो खाली है। फिर वो इधर उधर देखती है कि राखी कहाँ रखी है, पर उसे राखी कहीं नहीं दिखती। वो बड़ी परेशान हो जाती है और पागलों की तरह घर में राखी को ढूंढने लगती है। जैसे ही जगन को एहसास होता है कि कोई उसके घर में है, वो चुपके से आंखें खोलकर देखता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल मेरे घर में। आखिर इस चुड़ैल का उस राखी से क्या लेना देना है? मुझे अब हिम्मत करनी होगी और इस चुड़ैल से पूछना होगा। लीला अपने भाई को सामने देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कौन हो तुम? क्या लेना देना है तुम्हारा इस राखी और मिठाई से? मैं तो चुड़ैल हूँ। पर तुम रोज रात को यहाँ क्यों आती हो और क्यों उस राखी को ढूंढ रही हो? लीला अपने भाई से झूठ नहीं बोल पाती और उसे सब सच बता देती है। मैं लीला हूँ, तुम्हारी बहन। लीला फिर अपने भाई को सारी कहानी सुनाती है। जगन को लीला के लिए बहुत दुख होता है। ऐसी बात थी तो तुम एक बार तो मेरे पास आती। तुमने इतना वक्त इतनी गरीबी में गुजारा और इतना सब सहा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, बस इसलिए यहाँ वापस नहीं आ पाई। पर जैसे ही राखी आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुमसे मिलने गांव तो आई और तुम मेरे सामने ही थे, पर मेरा ध्यान रोड पर आते ट्रक पर नहीं गया और मैं उसके नीचे आकर मर गई। मतलब उस दिन वो एक्सीडेंट से एक लड़की की मौत हुई, वो तुम ही थी? हे भगवान! अब तुम अफसोस मत करो, मेरी जिंदगी शायद इतनी ही थी। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ भाई। ये राखी मैं उस दिन से लेकर भटक रही हूँ। मुझे ये राखी तुमको बांधनी है। कल राखी का त्योहार है और मैं ये राखी तुमको बांधना चाहती हूँ। हाँ बहन, मैं भी तुमसे ये राखी बंधवाना चाहता हूँ। बस अगले दिन राखी के त्योहार पर जब सारी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही होती हैं, तब जगन भी अपनी बहन लीला से राखी बंधवाता है। लीला की आत्मा को तब जाकर शांति और मुक्ति मिलती है। उसके बाद जगन वो राखी अपने हाथ से कभी नहीं उतारता और जिंदगी भर उसे बांध कर रखता है। एक समय की बात है जब मधु खाना बना रही होती है।
मधु का पति रमेश उसी वक्त घर में आता है और उससे पूछता है, अरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं दोनों शैतान? अच्छा, मैं तो उनके लिए पकौड़े लाया था। पकौड़े इस वक्त? अरे आज मैं जब बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ एक कोने में एक पकौड़े वाली बैठी थी। उसके पकौड़े की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। मुझसे तो रहा नहीं गया और मैंने घर के लिए थोड़े से पकौड़े पैक करवा लिए। चलो अच्छा है, कुछ तो लेकर आए। वैसे तो कुछ लाते नहीं हो कभी। अब तुम ताने मारना छोड़ो और पकौड़े डालकर दो। मधु रमेश को एक प्लेट में पकौड़े डालकर देती है। रमेश बड़े मन से एक पकौड़ा उठाता है। सच में बड़ी अच्छी खुशबू है, स्वाद भी लाजवाब होना चाहिए। रमेश जैसे ही पहला पकौड़ा मुंह में डालता है, पकौड़ा मुंह में घुल जाता है। अरे वाह, क्या पकौड़े हैं! पकौड़े मुंह में डालते गायब। अच्छा, तो और पकौड़े चाहिए? लो भाई, तुम सबके खा लो, पर बच्चों के लिए कल जरूर ले आना। अरे नहीं नहीं, वो खा लेंगे, कोई बात नहीं। और हाँ, तुम भी खा लेना। अरे कोई बात नहीं, ये तुम खा लो, हम कल खा लेंगे। वैसे भी बच्चों ने शाम को समोसे चाउमीन खाए हैं, तो वो शायद खाएं भी ना, और मैंने भी उनके साथ अच्छे से पेट भर लिया है। अच्छा, ऐसा है तो फिर मुझे ही दे दो सारे पकौड़े, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। रमेश सारे पकौड़े खा जाता है। उसके बाद वो अपने पेट पर हाथ फिराता है। मजा आ गया पकौड़े खाकर। इतने स्वाद पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। चलो मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। अरे आज इतनी जल्दी सोने जा रहे हो? हाँ, बस बहुत तेज नींद आ रही है। उसके बाद रमेश सोने चला जाता है। मधु अभी भी रसोई में काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद मधु को रमेश की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। आज तो मजा आ गया, कैसे कैसे सब घूम रहा है। अरे ये तो इनकी आवाज है। अभी तो ये अंदर कमरे में सोने गए थे, तो ये ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? जरा मैं जाकर देखती हूँ। मधु अंदर जाकर देखती है तो रमेश तो जमीन में लोटपोट हो रहा था और पागलों की तरह जमीन पर हाथ मार रहा होता है। मधु को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। अरे ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? अरे आओ ना मधु, तुम ऐसे उड़ क्यों रही हो? मुझे पकड़ लो वरना ऊपर ऊपर पहुंच जाओगी उड़ते उड़ते। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो जी? अभी तो ठीक ठीक घर आए थे, अब अचानक क्या हो गया है ये आपको? चलो आप जल्दी से खड़े हो जाओ। बड़ी मुश्किल से रमेश को मधु खड़ा करती है और रमेश बिस्तर पर लेटने की जगह बाहर भाग जाता है। उसके बाद वो मोहल्ले में तमाशा करने लगता है। लोग रमेश को ऐसा करते देख उस पर हंसते भी हैं और हैरान भी हो जाते हैं। नहीं नहीं दीदी, ये तो इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। आज घर आए थे तो बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद इन्होंने पकौड़े खाए और अंदर सोने चले गए। बस उसके बाद इनकी हंसने की आवाज आने लगी और तब से ही ऐसी ही हरकतें किए जा रहे हैं। अरे कहीं ये उस चुड़ैल के पकौड़े तो नहीं खा गए? चुड़ैल के पकौड़े? आप ये क्या बोल रही हो दीदी? कौन सी चुड़ैल? पूरे मोहल्ले को उस चुड़ैल के बारे में पता है और आपको ही नहीं पता। एक चुड़ैल है जो रात को बाजार के पास पकौड़े बेचती है। लोग उसके पकौड़े खाकर ऐसे ही पागल हो जाते हैं। वो जो शीला भाभी है ना, उनके पति का भी यही हाल है। पर आपको कैसे पता चला कि वो चुड़ैल है? पकौड़े बेचने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है और बस तभी किसी ने उसे ऐसे देख लिया था। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे ठीक होंगे मेरे पति? शीला भाभी पूरी दुनिया में घूम आई पर उनके पति कहीं से ठीक नहीं हुए। आप अब देख लो क्या कर सकती हो। वैसे तो मुझे लगता है वो चुड़ैल ही ये सब ठीक कर सकती है। मधु बड़ी परेशान हो जाती है और अपने पति को जैसे तैसे करके वहां से ले जाती है। वो अपने पति को घर में बंद करके और बच्चों को सुलाकर सीधा उसी बाजार में उस पकौड़े बेचने वाली को ढूंढने जाती है। मधु बाजार में पहुंच जाती है और उसे दूर पकौड़े बेचने वाली दिख जाती है। वो वहीं दूर खड़ी उसे देखती रहती है। आओ आओ, जल्दी आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, एकदम करारे और स्वादिष्ट पकौड़े। कुछ ही देर में पकौड़े वाली के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। वो आम इंसान की तरह अपना सब सामान इकट्ठा करके वहां से जाने लगती है। वो दीदी बोल रही थीं कि ये चुड़ैल है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
मधु को ये बात झूठ लगने लगती है और वो वापस आने ही लगती है कि उसे अजीब सी हंसी सुनाई देती है। मधु फटाफट पीछे मुड़कर देखती है तो वो पकौड़े वाली चुड़ैल में बदल चुकी होती है। आज तो मजा ही आ गया, मेरे सारे पकौड़े यूं बिक गए और किसी को पता भी नहीं चला। उन पकौड़ों में पागल करने वाली भांग है। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। ये तो पकौड़ों में पागल करने वाली भांग मिलाती है। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो। मधु उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगती है और जैसे ही वो उस चुड़ैल के कंधे पर हाथ रखने ही वाली होती है, उसे एक हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। मधु डर जाती है। अरे बेटी, मैं हूँ। ये तुम क्या करने जा रही थी अभी? बाबा, वो एक चुड़ैल है, पकौड़े बेचने वाली चुड़ैल, जो पागल करने वाली भांग पकौड़ों में मिलाकर लोगों को खिला देती है। इसके पकौड़े खाकर मेरे पति भी पागल हो गए हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटी, वो एक चुड़ैल है और तुम एक मामूली इंसान। इससे तुम जीत नहीं पाओगी और ये तुमको मार डालेगी। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे अपने पति को ठीक करूं और इस औरत का अंत करूं? क्या तुम सच में इस चुड़ैल को मार देने की हिम्मत रखती हो? हाँ बाबा, मैं तो इसे अभी के अभी मार डालूंगी। ऐसी बात है तो मेरे पास एक ही उपाय है। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और ये चुड़ैल भी मर जाएगी। आप मुझे जल्दी बताओ बाबा। तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बस वो चीज तुमको मिलाकर पकौड़े बनाने हैं और कैसे भी वो पकौड़े तुमको इस चुड़ैल को खिलाने हैं। ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो होगा ही, उसे मारना आसान कैसे हो सकता है? मधु बड़ी परेशानी में आ जाती है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं होता। वो चुपचाप घर जाकर सो जाती है और अगले दिन बाबा के पास जाती है। बाबा उसे एक पोटली देते हैं। मधु पोटली लेकर घर आती है। पोटली में कुछ मिट्टी जैसा होता है जिसे मधु बेसन में मिलाकर पकौड़े बना देती है। अब मधु के पास बस एक ही आइडिया बचता है। वो चुड़ैल के साथ में ही अपने पकौड़े बेचने बैठ जाती है। पकौड़े ले लो, पकौड़े। इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी किसी ने जिंदगी में नहीं खाए होंगे। ये क्या चक्कर है? तुझे दिख नहीं रहा मैं पहले से यहाँ पकौड़े बेच रही हूँ? तो फिर तू कैसे यहाँ पर पकौड़े बेच सकती है? हैं? अरे बहन, तुमने कोई ये जगह खरीद थोड़ी रखी है जो तुम ही यहाँ पकौड़े बेचोगी। और वैसे भी मैंने बहुत सुना है कि तुम बहुत ही बेकार पकौड़े बेचती हो। मैं और बेकार पकौड़े? मेरे पकौड़े खाकर तो लोग पागल हो जाते हैं, पागल। हाँ हाँ, सही कहा। खैर, अब मैं भी यहीं पकौड़े बेचूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। पकौड़े वाली को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाती है। अब दोनों एक दूसरे के बगल में बैठी पकौड़े बेच रही होती हैं। मधु ने 2 तरह के पकौड़े बना रखे होते हैं। एक तो चुड़ैल को खिलाने के लिए और लोगों को खिलाने के लिए नॉर्मल पकौड़े। मधु के पकौड़े लोगों को बड़े ही पसंद आ रहे होते हैं। उसके आसपास काफी भीड़ हो जाती है। ये देख साथ बैठी पकौड़े वाली को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। पर फिर उसके मन में ख्याल आता है कि आखिर मधु के पकौड़े में ऐसा क्या है जो उसके पकौड़े में नहीं है। कल जब ये आएगी तो मैं पूछूंगी कि आखिर इसके पकौड़े में ऐसा क्या है जो वो इतने अच्छे हैं, और फिर मैं उससे भी अच्छे पकौड़े बनाऊंगी और इस औरत के पकौड़े फिर कोई नहीं लेगा। चुड़ैल उस रात बड़ी खुश होती है, पर उसे क्या पता था कि ये सब मधु की चाल है। अगले दिन हमेशा की तरह दोनों पकौड़े बेच रही होती हैं। पकौड़े वाली बड़ी हिम्मत करके मधु से बोलती है, ए सुन। हाँ बोलो, क्या बात है? ऐसा क्या है तेरे पकौड़े में जो सबके सब तेरे ही पकौड़े खाने आते हैं? बस अब क्या ही बताऊं, लोगों की पसंद है। एक काम कर, मुझे भी एक प्लेट में पकौड़े डाल कर दे, मैं देखूं तो जरा कि ऐसा क्या है इनमें। मधु बड़ी खुश हो जाती है। वो जल्दी से उस पकौड़े वाली को पकौड़े प्लेट में देती है और उसके खाने का इंतजार करती है।
पकौड़े वाली एक पकौड़ा मुंह में डालती है तो उसे कुछ खास नहीं लगता। फिर वो एक के बाद एक सारे पकौड़े खा जाती है। क्या है इन पकौड़ों में? इससे अच्छे तो मेरे पकौड़े होते हैं। तो फिर लोग तेरे ही पकौड़े क्यों खाने आते हैं? बस 2 मिनट रुक, फिर तुझे सब पता चल जाएगा। मधु 2 मिनट रुकती है और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। उसके बाद वो बिल्कुल एक पागल औरत की तरह हंसने लगती है और हंसती ही जाती है और अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे अरे, मैं तो पागल हो रही हूँ। हाँ, तू पागल ही हो रही है, जैसे तूने मेरे पति और बाकी सबको पागल किया। ये सब मेरी चाल थी। ये सब जो पकौड़े खरीदने आते थे, ये सब मेरे कहने पर आते थे, और जो पकौड़े तूने खाए उसमें भी कुछ वैसा ही था जो तू मिलाती रही अपने पकौड़े में। नहीं नहीं नहीं। चुड़ैल अजीबोगरीब हरकत करने लगती है और उसके बाद उसे होश ही नहीं रहता और अपने ही बनाए पकौड़े खाकर वो होश में नहीं रहती। कुछ ही देर में उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके मरते ही पागल हुए सब लोग वापस ठीक हो जाते हैं और सब अच्छा हो जाता है। राजू अपने ऑफिस से देर रात को काम खत्म करके घर लौट रहा था। आज वो घर जाने के लिए बेहद खुश था क्योंकि अगले दिन राखी का त्योहार था और राजू की बहन चिंकी दूसरे शहर से काफी समय बाद राजू से मिलने आई थी। चिंकी राजू को कॉल करती है। अरे भैया, कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। देखिए अंधेरा हो रहा है, जल्दी घर आ जाइए। हाँ हाँ चिंकी, मैं बस अब ऑफिस से निकल गया हूँ। और सुनो, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, ये कभी भी बंद हो सकता है। तुम परेशान मत होना, मैं बस 1 घंटे में घर पहुँच जाऊंगा, ठीक है? राजू इतना बोलता ही है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाता है। घर लौटते वक्त राजू को कोई भी ऑटो रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर चिंकी भी अपने भाई राजू के लिए परेशान हो रही थी। लगता है आज मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, आज पैदल ही जाना पड़ेगा। अब बिना ऑटो या टैक्सी के इतने लंबे रास्ते से जाना तो नामुमकिन है। ऐसे तो मुझे घर पहुंचने में सुबह हो जाएगी, भला इतना लंबा रास्ता कौन चुने? हाँ चलो, कब्रिस्तान वाले शॉर्टकट से ही चलते हैं। ऑफिस से घर जाने के लिए राजू लंबा रास्ता न लेकर शॉर्टकट से घर जाने लगता है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कब्रिस्तान में 2 चोर पिंटू मिंटू बैठकर जुआ खेल रहे थे। वो जब राजू को अकेले इतनी रात में वहां से गुजरता हुआ देखते हैं तो वो उसे लूटने का सोचते हैं। ए लड़के, चल अपना सारा सामान और पैसे निकाल कर हमें दे, और जरा भी आवाज की तो ये चाकू देख रहा है ना, इसको तेरी गर्दन में घुसा दूंगा। अरे कौन हो तुम? देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज, मेरा जल्दी घर पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी दूसरा चोर मिंटू भी उठ जाता है और वो दोनों राजू को घेर लेते हैं। वो राजू से पैसे मांगने लगते हैं। ए, चल अपने सारे पैसे निकाल तुरंत, जो भी तेरे वॉलेट में है, जल्दी कर। बचाओ बचाओ, कोई मुझे। देखो मेरी अकेली बहन मेरा घर पे इंतजार कर रही है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मगर दोनों चोर उसकी एक नहीं सुनते और उनके हाथापाई में राजू को चाकू लग जाता है और राजू की मौत हो जाती है। अरे रे, ये क्या किया मिंटू तुमने? खाली पीली इसको मार दिया। अब इसके पहले कोई आ जाए, इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। दोनों राजू की लाश को वहीं झाड़ियों में डाल देते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। इधर राजू मरने के बाद एक भूत में बदल जाता है। वो वहीं अपनी दफन हुई लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये सब क्या हो गया? अब मैं अपनी बहन से कैसे मिलूंगा? वो कितनी दूर से मुझसे मिलने आई थी, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ मर चुका हूँ। इस तरह से राजू की आत्मा वहीं उसी कब्रिस्तान में इधर उधर भटकने लगती है। जब भी कोई कब्रिस्तान के पास से गुजरता, राजू मदद की गुहार लगाता, पर हर कोई राजू की डरावनी आवाज सुनकर डर जाता। एक आदमी कब्रिस्तान के पास से नशे की हालत में गुजर रहा था। अरे मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवान,
सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा। नशे की हालत में उस आदमी को देखकर राजू को एक आइडिया आता है। राजू उस आदमी के सामने जाता है। अरे भला तुम कौन हो? अरे रे, ये तो भूत है। अरे कोई बचाओ! इसकी आंखें तो देखो कितनी लाल और डरावनी हैं। अरे भागो रे भागो! पर वो आदमी भाग नहीं पाता। राजू उस आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता है और अपने घर की तरफ जाने। राजू अपने घर का दरवाजा खटखटाता है पर कोई गेट नहीं खुलता। उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं, इसलिए राजू खिड़की से घर के अंदर देखने की कोशिश करता है। खिड़की से राजू को जो दिखाई देता है उसके बाद उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। राजू देखता है कि उसके घर में वही दोनों चोर बैठे हुए थे जिन्होंने उसे मारा था और अब वो चिंकी को बंदी बनाए हुए थे। उन्होंने चिंकी को बांध कर रखा था और वो सब घर को लूट रहे थे। अच्छा हुआ उस आदमी के वॉलेट से हमें उसके घर का एड्रेस मिल गया, और उसने मरने से पहले ये भी बोला था कि उसकी बहन अकेली है और इसका इंतजार कर रही है। हाँ, उसने खुद तो हमें ज्यादा पैसे नहीं दिए पर हमारा काम आसान कर दिया। अब देखो आज हमें कितना फायदा हो गया। आज तो हम माला माल होने वाले हैं। पिंटू और मिंटू दोनों हंसने लगते हैं और सारे कीमती सामान को अपने झोले में डालने लगते हैं। उधर चिंकी का राजू के मरने की खबर सुनकर बुरा हाल था। वो रोती ही जा रही थी। ये सब कुछ खिड़की से देखकर उस नशेड़ी आदमी के अंदर घुस चुकी आत्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर दरवाजा तोड़ देता है और कमरे के अंदर पहुंच जाता है। अरे तू कौन है और तू अंदर कैसे आया भला? ए मिंटू, इसको भी बांध दे और अगर ये ज्यादा होशियारी दिखाए तो इसके अंदर चाकू घुसा देना। अरे पिंटू, जरा इस आदमी की आंखें तो देख, कितनी लाल है। ऐसा लग रहा है इसने बहुत पी रखी है। ओए कौन है रे तू? चाल भाग यहाँ से वरना अभी ऊपर का टिकट काट दूंगा तेरा। तभी राजू को गुस्सा आ जाता है और अपनी शक्तियों की मदद से वो मिंटू और पिंटू को हवा में उड़ाने लगता है और जमीन पर पटक देता है। अरे बचाओ! भूत भूत, ये तो कोई भूत है। अरे कोई बचाओ! अरे हमें क्यों मार रहा है रे भूत? भला हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे तुम दोनों ने तो मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब होता हुआ देखकर चिंकी को विश्वास ही नहीं होता और वो भी राजू से डरने लगती है। पिंटू मिंटू जैसे जमीन पर गिरते हैं वो दोनों वहां से डर के मारे भाग खड़े होते हैं। अब उस कमरे में सिर्फ राजू और उसकी बहन ही थी। अरे कौन हो तुम? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज मुझे कुछ मत करना। अरे चिंकी, ये मैं हूँ, तुम्हारा भाई। मैं इस आदमी के शरीर के अंदर घुसा हुआ हूँ। उन चोरों ने मुझे मार दिया और कब्रिस्तान में दफना दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा अधूरी थी। ये सुनकर चिंकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत रोती है और फिर अपने भाई को गले लगा लेती है। ये सब क्या हो गया भैया? मुझे बताइए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या थी? मैं उसे जरूर पूरा करूंगी भैया। चिंकी, 12 बज चुके हैं और आज राखी का त्योहार है। मेरी आखिरी इच्छा यही थी। तुम मुझे मेरे हाथों पर अपनी राखी बांधो चिंकी, और उससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है भैया, मैं जरूर आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। चिंकी राजू के साथ अपनी राखी लेकर उसी कब्रिस्तान तक जाती है जहां पर चोरों ने राजू को मारकर छोड़ दिया था। चिंकी राजू की लाश के हाथ पर राखी बांध देती है और राजू की आत्मा चिंकी से कहती है, चिंकी माफ करना, मुझे अब जाना होगा। तुम्हारा रक्षा बंधन का मेरा आखिरी गिफ्ट तुम्हारी टेबल की ड्रॉअर में रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो अच्छा लगेगा। ये बोलकर राजू की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाता है। चिंकी वापस घर जाती है और अपने टेबल की ड्रॉअर में देखती है। उसमें एक छोटा सा गिफ्ट रखा था जिसके अंदर एक नई कार की चाबी थी जो पिंकी को हमेशा से चाहिए थी। चिंकी को वो कार देखकर बहुत रोना आता है और अपने भाई की बहुत याद भी आती है, पर चिंकी बहुत हिम्मत करके एक नई जिंदगी शुरू करती है। मोहिनी अपने पति और अपनी 6 साल की बेटी कोसी के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहा करती थी। मोहिनी लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी।
वो जिस घर में काम किया करती थी उस घर की मालकिन सावित्री बहुत ही दरिया दिल थी और हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करती थी। जब सावित्री को पता चला कि मोहिनी की बेटी कोसी को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है तो वो कोसी का दाखिला अपनी बेटी के स्कूल में करा देती है। मोहिनी मालकिन सावित्री से बोलती है, मालकिन मेरी बेटी कोसी का अपने इतने बड़े स्कूल में दाखिला कराकर मुझ गरीब काम वाली पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे उपकार कैसा, अब तो तू बस अपनी बेटी को कल से स्कूल भेजने की तैयारी कर। फिर अगले ही दिन मोहिनी अपनी बेटी कोसी को तैयार करके स्कूल भेज देती है। कोसी स्कूल पहुंचकर देखती है कि सभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। वो जल्दी से अपना बैग सबसे आगे वाली सीट पर रख देती है और बाहर बच्चों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी कोसी के मालकिन की बेटी लीना कोसी से बोलती है, ए कोसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खड़े होने की? माना मेरी मॉम ने तेरा एडमिशन मेरे ही स्कूल में करवा दिया है, पर तू मुझसे दूर रहना, समझी? आई देखो जरा, अब एक काम वाली की लड़की मेरे बराबर खड़ी होगी। मुझे तो इसके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है। क्यों दोस्तों, तुम्हें भी आ रही है ना? ये काम वाली की लड़की है। OMG, चलो यार यहाँ से, नहीं तो ये हम सबको भी गंदा कर देगी। ऐसा बोलकर सभी कोसी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कोसी उदास होकर अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। तभी क्लास में टीचर आती है और कोसी को सबसे आगे बेंच पर बैठा देखकर कोसी से बोलती है, तुम्हारा नाम कोसी है, राइट? और तुम एक काम वाली की बेटी हो, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा कूड़ा बिनने का काम करते हैं। जी टीचर जी। तुम यहाँ से उठो और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ। मगर टीचर जी, मैंने कहा ना तुम सबसे पीछे बेंच पर बैठो। मेरी क्लास में सभी बच्चे बहुत बड़े और नामी घरों से हैं। मैं नहीं चाहती मेरे इन बच्चों पर तुम जैसी गरीब स्टूडेंट का असर आए। टीचर के जाने के बाद क्लास के सभी बच्चे कोसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। लंच टाइम में तो लीना और उसके दोस्त कोसी की टिफिन तक उससे छीनकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगले दिन कोसी स्कूल आती है तो रोहन नाम का लड़का चुपके से कोसी के बैग से उसकी नोटबुक निकालकर उसमें से होमवर्क वाला पेज फाड़ देता है। जब टीचर क्लास में सबका होमवर्क चेक करती है तो देखती है कि कोसी की नोटबुक में कोई होमवर्क नहीं है। कोसी, ये क्या? एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया और अपनी नोटबुक मेरी टेबल पर रख दी। तभी रोहन बोलता है, मैम, ये कोशी काम तो करती नहीं और अपनी नोटबुक सबसे पहले आपकी टेबल पर जाकर रख देती है। इसकी तो पिटाई लगनी चाहिए। यस मैम, इस काम वाली की बेटी की तो पिटाई लगनी ही चाहिए। राखी टीचर कोसी की पिटाई करती है। टीचर जी, मुझे मत मारो मुझे, प्लीज मुझे मत मारो। कल से तुम्हारी कॉपी का सारा काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अब क्लास के बच्चे कोसी को रोज ऐसे ही परेशान किया करते। कभी उसे वॉशरूम में बंद कर देते तो कभी उसका लंच फेंक देते। इन सब से परेशान होकर कोसी प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर लीना और उसके दोस्तों की शिकायत प्रिंसिपल सर से करती है। प्रिंसिपल सर लीना और उसके दोस्तों को ऑफिस बुलाते हैं। लीना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम और तुम्हारे दोस्त कोशी को परेशान करते हैं। ऐसा बोलकर वो सभी को बहुत डांट लगाते हैं। अगले ही दिन लीना और उसके दोस्त कोसी से बदला लेने की ठान लेते हैं। नेहा और रोहन, तुम तो जानते ही हो ना, इस स्कूल में एक पुराना स्टोर रूम है जहाँ कोई नहीं जानता। हम तीनों छुट्टी के समय कोशी को उसी स्टोर रूम में बंद करके चले जाएंगे। छुट्टी होते ही नेहा कोसी को किसी बहाने से अपने साथ स्टोर रूम में ले जाती है और उसे वहाँ बंद कर देती है। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा प्लीज मुझे इस स्टोर रूम से बाहर निकालो। बहुत शौक था ना तुझे हम सबकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाने का, ले अब भुगत उसका नतीजा, सड़ इस भूतिया स्टोर रूम में। नेहा ऐसा बोलकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। कोई निकालो मुझे यहाँ से कोई दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है प्लीज प्लीज कोई तो मुझे इस स्टोर रूम से बाहर निकालो काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो कोसी को बहुत घबराहट होने लगती है और अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। कोसी एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, पर इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मेरी मौत तक हो गई। अब मैं इन सब से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं कि तभी नेहा देखती है कि कोसी क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठी हुई है। नेहा लीना और रोहन से बोलती है, अरे यार ये कोसी क्लास में कहाँ से आ गई? इसे तो मैंने कल स्टोर रूम में अरे किसी ने स्टोर रूम खोल दिया होगा, पर जरा इसकी हिम्मत तो देखो, ये लड़की कैसे सबसे आगे की बेंच पर बैठी हुई है। अरे इसे फर्स्ट बेंच पर बैठे रहने दो, राखी मैम खुद ही देख लेंगी इसे किसका क्या करना है।
तभी राखी मैम क्लास में आती हैं और कोसी को फर्स्ट बेंच पर बैठा देखकर कोसी से गुस्से से बोलती है, कोसी तुम फर्स्ट बेंच पर क्या कर रही हो? चलो उठो यहाँ से और सबसे लास्ट में जाकर बैठो। टीचर जी, मैं तो सबसे आगे की बेंच पर ही बैठूंगी, और वैसे भी क्लास में सबसे पहले मैं ही आई थी, तो फर्स्ट बेंच भी मेरा ही हुआ। टीचर डंडा निकालती है और बोलती है, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तेरी पिटाई ही लगानी पड़ेगी। टीचर जैसे ही कोसी को डंडा मारने लगती है तो वे कोसी की जगह खुद को ही डंडे से पीटने लगती है। ये देखकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अपनी पिटाई क्यों लगा रही हूँ? कोसी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, राखी टीचर, आपने भी मुझे बहुत परेशान किया, अब देखना मैं क्या क्या करती हूँ सबके साथ। लंच टाइम में लीना वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम का दरवाजा अचानक से खुद से बंद हो जाता है और तभी उसे हवा में ऊपर घूमती हुई एक चुड़ैल लड़की दिखाई देती है। मैं बहुत भूखी हूँ, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। लीना बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ मेड आकर वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। आंटी, आंटी, मैंने अभी यहाँ पर एक डरावनी चुड़ैल को देखा, वो मुझे खाना चाहती है। अरे पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपनी क्लास में जाओ। लंच टाइम में राखी टीचर अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि उनके बॉक्स में मरी हुई छिपकली है। वो जोर से चिल्लाते हुए अपना लंच बॉक्स फेंक देती है। हे भगवान, आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी राखी मैम को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो बहुत घबरा जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। वो अपनी सीट से उठकर वॉशरूम जाती है और मुंह धोने लगती है कि तभी सामने शीशे में उन्हें अपनी शक्ल की जगह एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है? डंडे से बहुत पिटाई लगाई है आपने मेरी, अब मेरी बारी है। राखी मैम भागते हुए क्लास में जाती है। मैम, क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या आपको भी कोई चुड़ैल दिखाई दी? तभी सभी बच्चे मैम को अपनी नोटबुक चेक करने के लिए देते हैं। कोसी, ये क्या, तुम्हारी कॉपी में एक भी काम नहीं है? आज तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम घर नहीं जाओगी। टीचर जी, रोहन, लीना और नेहा का काम भी पूरा नहीं है, तो फिर वो भी आज तब तक घर नहीं जाएंगे ना, जब तक उनका भी काम पूरा नहीं हो जाता। पर हमारा काम तो पूरा था, पर अब कॉपी में कोई काम नहीं है। कोसी मन में बोलती है, ये सब मेरा किया धरा है, आज सबक सिखाऊंगी मैं तुम सभी को। छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे घर चले जाते हैं। क्लास में मैम कोसी, लीना, नेहा और रोहन का काम करा रही होती है कि तभी अचानक से क्लास का दरवाजा बंद हो जाता है और कोसी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। हे भगवान, ये कोसी चुड़ैल कैसे बन गई? अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सभी को कच्चा चबा जाऊंगी। ये देखकर लीना और उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई बचाओ हमें, नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई तो बचाओ हमें। मेरा तो दम घुटे जा रहा है। जैसे मेरा दम घुटा था वैसे ही तुम भी मारे जाओगे। बहुत सताया ना तुम सबने मुझे। टीचर जी, कैसा लग रहा है हवा में लटक कर? कोसी, हमें माफ कर दो, आगे से हम कभी तुम्हें नहीं सताएंगे। पर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है तुम्हारे अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा आ गई है। कोसी रोते हुए बताती है, मेरे अंदर कोई चुड़ैल की आत्मा नहीं है, बल्कि मैं खुद एक चुड़ैल बन गई हूँ। इन तीनों ने मिलकर मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और घबराहट के मारे दम घुटने से मेरी मौत हो गई। अब मैं अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों का बदला लूंगी, ताकि फिर कोई ऐसी गलती करने का कभी न सोचे। तभी प्रिंसिपल क्लास का दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं, कोशी, मैंने सब सुन लिया है, तुम इन्हें छोड़ दो, इन्हें सजा कानून देगा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो बस आती ही होगी। राखी टीचर लीना और उसके दोस्तों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो कोसी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उन सभी को सजा मिलती है। कोसी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती। धर्मवीर और कावेरी अपने बेटे कुणाल और बेटी सविता के साथ छोटे से घर में रहते थे। धर्मवीर के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए उसे जो भी काम मिलता था वो वही करके अपने घर का खर्चा चला रहा था। उनके घर का गुजारा बड़ी ही मुश्किलों से हो पा रहा था और कभी कभी तो उनके घर में भरपेट खाने को भी नहीं होता था। एक दिन की बात है,
जब धर्मवीर और कावेरी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे पर अगर कुछ नहीं बिका तो बताओ हम कैसे किसी का कर्जा चुका पाएंगे। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो? अरे अच्छा सोचोगी तो ही अच्छा होगा। अभी ना तुम्हारे पास कोई काम है और ना मेरे पास। इस काम में खूब कमाई है। एक बार ये काम करते हैं, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ, आप दोनों किस काम की बात कर रहे हो? तेरे बाबूजी बोल रहे हैं कि कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला है, तो क्यों ना राखी बेचने का काम शुरू कर दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। अच्छा तो है, पर इस काम के लिए पैसे भी तो हो। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने हाथों से राखी बनाना शुरू करते हैं। इससे हम राखी सस्ती भी बनाएंगे और मुनाफा भी हमें ज्यादा होगा। हाँ बेटी, ये तुमने एकदम सही सलाह दी। चलो कल ही हम राखी के सामान का बंदोबस्त करते हैं। अगले दिन घर का कुछ सामान बेचकर धर्मवीर पैसों का इंतजाम करता है और राखी का सामान लेकर घर आता है। सामान देखकर दोनों बच्चे और कावेरी बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, तो सब सामान लेकर आ भी गए। चलो चलो जल्दी से राखी बनाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं बनाओगे, तुम अभी छोटे हो और सब सामान खराब कर दोगे। माँ देखो ना, दीदी कैसे बोल रही हैं। मुझे भी राखी बनानी है माँ। हाँ हाँ, तू भी हमारी मदद कर। ये तेरी दीदी तो तुझे ऐसे ही छेड़ रही है। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही बोल रही थी। हम सब मिलकर सुंदर सुंदर राखी बनाएंगे। धर्मवीर सब सामान निकाल लेता है। सब मिलकर अपनी अपनी राखी बनाना शुरू करते हैं। देखो माँ, मेरी राखी कैसी बनी है। अरे अरे, दोनों की राखी बहुत सुंदर है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि हम रक्षाबंधन तक ज्यादा से ज्यादा राखी बना सके। हाँ बच्चों, देखो हमें पूरी मेहनत से ज्यादा राखी बनानी है। अभी बस यही एक उम्मीद बची है जिससे हम कुछ महीनों अच्छे से गुजार पाएंगे। आप चिंता मत करो बाबूजी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरा परिवार मेहनत से राखी बनाने में लगा रहता है। धीरे धीरे करके दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सविता, कुणाल और उनकी माँ बाजार में सब्जी लेने जा रहे होते हैं, तो वहाँ बाजार की रौनक ही अलग होती है। माँ देखो ना, अब तो राखी बिकनी शुरू भी हो गई है, तो फिर हमें भी कल से अपनी दुकान लगा लेनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो सविता। आज घर जाकर हम सब राखी सुंदर तरीके से पैक कर देंगे और फिर कल से हम भी अपनी दुकान लगाना शुरू कर देंगे। जब सारी राखी बिक जाएंगी तो फिर आप भी इस बार घेवर लेकर आना। हर साल दीदी मुझे गुड़ खिला देती है, इस साल मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। मुझे भी इस साल घेवर खाना है। देखो तो जरा, 4 राखी बनाई नहीं कि इसको घेवर खाना है। अरे अभी मैं छोटा हूँ ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो देखना, मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह कुणाल बेटा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। हाँ माँ, सच में आजकल ये बड़ा ही समझदार हो गया है। चल इसी बात पर इस साल राखी पर तेरे लिए मैं पक्का घेवर लेकर आऊंगी। कुणाल घेवर का नाम सुनकर ही बड़ा खुश हो जाता है। सब राखी के इस त्योहार के लिए बड़े उत्साहित होते हैं। जल्दी से सब्जी लेकर सब घर पहुंचकर राखियां पैक करने का काम शुरू कर देते हैं। सब लोग थक हार कर चैन से सोने जाने ही लगते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। अरे बताओ, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। कावेरी एक लैंप जलाकर नीचे रख देती है, पर गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। पूरे गांव में लाइट जाने की वजह से अंधेरा छाया होता है और अंधेरे में उस गांव के पीपल के पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। आज तो अमावस की रात है और ऊपर से पूरे गांव में अंधेरा छा गया है। आज तो मैं लोगों के घरों में जा कर जमकर घेवर खाऊंगी। चुड़ैल सबसे पहले धर्मवीर के घर में आकर घेवर ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। घेवर के चक्कर में चुड़ैल का पैर वहाँ रखी लैंप पर लग जाता है और लैंप लुढ़क जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, लगता है मुझे दूसरे घर में जाना पड़ेगा। चुड़ैल तो वहाँ से चली जाती है, पर वहाँ पड़ी लैंप से घर में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। जब चुड़ैल दूसरे घरों में घेवर खा रही होती है, तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। अरे ये शोर किसने मचा रखा है? चैन से मुझे घेवर भी नहीं खाने देता कोई। जरा देखूं तो जाकर बाहर। चुड़ैल बाहर जाकर देखती है तो धर्मवीर के घर में आग लगी होती है। अरे वो लैंप तो मुझसे गिर गई थी, ये आग तो मेरी वजह से लगी है, मुझे जाकर इसे बुझाना होगा। चुड़ैल जल्दी से जाती है और जल्दी से सारी आग बुझा देती है।
तभी पूरा परिवार अंदर आता है और सबसे पहले अपने राखियों के डब्बे देखने लगता है, पर सब के सब जलकर राख हो चुके थे। पूरे परिवार को ऐसी हालत में रोता बिलखता देखकर उस चुड़ैल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे उनका ये दुख नहीं देखा जा रहा होता है। बेचारे इन राखियों को बनाने के लिए कब से मेहनत कर रहे थे और मेरी एक गलती से इनका पूरा घर बर्बाद हो गया। ये मेरी ही गलती है और अब इसे मुझे ही सुधारना होगा। मैं ऐसे इस परिवार की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। चुड़ैल बड़ी चिंता में आ जाती है। उस रात पूरे परिवार को नींद नहीं आती। चुड़ैल भी अपने पीपल के पेड़ पर बैठी उस परिवार के बारे में सोच रही होती है और फिर अगले दिन वो जगह जगह जाकर राखी बनाने का सामान इकट्ठा करके ले आती है और उसे पीपल के पेड़ के ऊपर रख देती है। रात होने पर जब पूरा गांव सो जाता है तो चुड़ैल सारा सामान लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और एक एक करके राखी बनाने लगती है। चुड़ैल बस पूरी मेहनत से राखियां बनाती रहती है और सुबह जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं वो सब राखियां ले जाकर धर्मवीर के दरवाजे पर रख देती है। जब सुबह सुबह कावेरी घर के काम करने के लिए उठती है तो उसे एक डिब्बा दिखता है। अरे ये डिब्बा कैसा है और किसने लाकर यहाँ पर रख दिया? आखिर इसमें क्या है, जरा खोल कर तो देखूं। कावेरी जैसे ही डब्बा खोलती है तो अंदर राखियां ही राखियां होती हैं और वो भी इतनी सुंदर। कावेरी तो इतनी सारी राखी देखकर खुशी से चिल्ला पड़ती है और शोर मचाकर सबको बुला लेती है। अरे जरा इस डब्बे में तो देखो, फिर तुम लोग भी खुशी से चिल्ला पड़ोगे। जब बाकी लोग भी डब्बे में इतनी सारी राखियां देखते हैं तो वो भी खुशी से पागल हो जाते हैं। पता नहीं किसने हमारी इतनी मदद की है, पर जिसने भी की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग राखियों का डब्बा लेकर बाजार में जाते हैं और राखियां बेचनी शुरू करते हैं। इतने अनोखे अंदाज में पूरे परिवार को राखी बेचते देखकर वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। सब एक के बाद एक राखी खरीदने लगते हैं। सबको राखियां इतनी पसंद आती है कि लोग भर भर कर राखियां लेकर जाते हैं। अरे वाह, राखियां तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। ऐसी राखी तो मैंने अपने भाई को आज तक नहीं बांधी, पर इस साल जरूर बांधूंगी। बहन, मुझे जल्दी से इसमें से 4 राखी दे दो। धर्मवीर, कावेरी, सविता और कुणाल सबके सब पूरी मेहनत से राखियां बेचने में लगे होते हैं और फटाफट सारी राखी बेच देते हैं। पूरा डब्बा कुछ ही देर में खाली हो जाता है। राखियां बेचने के बाद सारे पैसे लेकर सब लोग वापस आ जाते हैं। घर आकर जब धर्मवीर सारे पैसे गिनता है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। देखो तो जरा सी देर में हमने सारी राखी बेच दी और कितने अच्छे पैसे कमा लिए। हाँ माँ, फिर भी हमारे पास कुछ तो आया, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। चुड़ैल वहीं खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। मतलब अभी मुझे और राखियां बनानी पड़ेंगी। चुड़ैल फिर से रात को पेड़ के नीचे बैठकर राखियां बनाना शुरू करती है। इस बार वो और तेजी से काम करती है और पूरी रात में राखियों के 4 डब्बे भरकर तैयार कर देती है और सुबह होने से पहले धर्मवीर के घर के दरवाजे पर ले जाकर रख देती है। अब अगली सुबह जब कावेरी फिर से राखियों से भरे डब्बे देखती है तो बड़ी हैरान होती है। अब रोज ऐसा ही होने लगता है। कुछ ही दिन में उनके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, पर उनको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। एक दिन सब लोग रात को सोने का नाटक करते हैं। रात को जब चुड़ैल राखियों से भरे डब्बे दरवाजे पर रखने आती है तो सब उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे ये क्या, तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल गया? उस रात वो आग मेरी वजह से ही लगी थी। मैं ही तुम्हारे घर में घेवर ढूंढ रही थी और तभी वो लैंप मुझसे गिर गई। तुम सबको इतना दुखी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए ये सब करने लगी। चुड़ैल की बात सुनकर सब हैरान थे। उन्होंने उस चुड़ैल का बहुत धन्यवाद किया और राखी वाले दिन उसे अपने घर आमंत्रित किया। जब चुड़ैल राखी वाले दिन धर्मवीर के घर आई तो उन्होंने उस चुड़ैल के लिए ढेर सारा घेवर खाने के लिए रखा। वो रक्षाबंधन का त्योहार सबके लिए खुशियां लेकर आता है और सब मिलजुल कर उस त्योहार को बड़े प्यार से मनाते हैं। एक छोटे से शहर में मोहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के पिताजी सालों पहले ही गुजर गए थे। अब मोहन ही छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्च चला रहा था। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह नौकरी पर जा रहा होता है तो उसकी माँ उसे एक कूड़े की थैली थमा देती है। जाते वक्त इसे कूड़ेदान में फेंक दियो। ठीक है माँ, मैं फेंक दूंगा। मोहन कूड़े की थैली लेकर जा ही रहा होता है कि ऊपर से एक औरत कूड़ा नीचे फेंक देती है जो मोहन के सिर पर आकर गिर जाता है। ओहो, जरा झाड़ ले, साफ हो जाएगा। इसमें इतनी चीखने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं कोई चीख नहीं रहा हूँ आंटी, और आप ये कूड़ा ऐसे ही सड़क पर फेंक रही हो।
ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। इतना ही सफाई वाला बन रहा है ना, तो कल से मेरे घर से भी कूड़े की थैली ले जाइयो। आया बड़ा। मोहन अपने कपड़े साफ करता है और फिर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसे उस आंटी की हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो चुपचाप अपना कूड़ा ले जाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। रात को जब मोहन घर आकर अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तो वो सुबह वाली बात उनको बताता है। मोहन की माँ को बड़ा ही बुरा लगता है, पर वो मोहन से बोलती है, ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। एक सुबह वो कूड़ा फेंकने नहीं जा पाता, इसलिए वो रात को खाना खाने के बाद कूड़ा फेंकने जाता है। रात ज्यादा हो चुकी होती है, पर घर में कूड़े से बदबू ना हो जाए, इसलिए वो रात को ही चला जाता है। जैसे ही मोहन कूड़ेदान के पास पहुंचता है और कूड़ेदान में कूड़ा डालने लगता है, तभी उसे कूड़ेदान से अजीब सी आवाज आने लगती है। मोहन कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक कूड़ेदान का कूड़ा हवा में उड़ने लगता है। मोहन ये सब देखकर बड़ा ही घबरा जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? भागो यहाँ से। मोहन वहाँ से उल्टे पांव घर की तरफ भागने लगता है और एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। घर जाकर जब मोहन की माँ उसे ऐसे हाँफते हुए देखती है तो घबरा जाती है। क्या हुआ मोहन, ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? मोहन इस बारे में किसी को नहीं बताता। डर के कारण वो 2 दिन तक कूड़ा फेंकने भी नहीं जाता। अरे मोहन बेटा, तुझे मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि ये कूड़ा कूड़ेदान में फेंका, तू जाता क्यों नहीं है? हाँ माँ, मैं कल सुबह फेंक आऊंगा। नहीं, सुबह तक तो पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। तू अभी के अभी जा और कूड़ा फेंक कर आ। मोहन बहुत कोशिश करता है, पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। मोहन को रात को ही कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। वो थोड़ा डरा हुआ होता है, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो कूड़ा फेंकने जाता है। मोहन कूड़े की थैली कूड़ेदान में डाल ही रहा होता है कि अचानक कूड़ेदान से एक हाथ बाहर आता है और मोहन की तरफ बढ़ने लगता है। मोहन ये देख बड़ा ही घबरा जाता है और डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ता है। हे भगवान, ये इस कूड़ेदान में कौन है? मुझे तो ये कोई भूत लग रहा है। मोहन वहाँ से भागने ही लगता है कि भूत मोहन का हाथ पकड़ लेता है। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। भूत, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बिगाड़ा तो तुम सब ने है, ऐसे कैसे मैं तुमको जाने दूं? पर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहन चिल्लाता रह जाता है, पर भूत उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो मोहन को उठाकर कूड़ेदान के बाहर पड़े कूड़े के ढेर में फेंक देता है। मोहन जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर भूत उसे बार बार कूड़े में फेंक देता। मोहन जैसे तैसे बचकर घर भागता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। मोहन की माँ को मोहन की बात पर जरा भी यकीन नहीं होता कि कूड़ेदान में कोई भूत है, पर 2 दिन बाद उसे यकीन हो ही जाता है जब रात को एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज से मोहल्ले वाले घर के बाहर निकल आते हैं। अरे रमेश, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और ये तुम्हारे शरीर पर इतना कूड़ा क्यों चिपका हुआ है? मैं अभी कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने गया तो वहाँ मैंने कूड़ेदान में एक भूत देखा। बहुत ही डरावना था। उसके लंबे लंबे नाखून और भयानक शक्ल। हाँ, वो शक्ल मैं भूल नहीं पा रहा। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग निकला। अरे भाई रमेश, कैसी बातें कर रहे हो? कूड़ेदान में कहाँ से भूत आ गया है? कूड़ेदान में कोई भूत रहते हैं क्या? रमेश की हालत और उसकी बात सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं। किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता, पर मोहन को पता होता है कि वो सच बोल रहा है। और मोहन की माँ को भी उस रात भूत की बात पर। रमेश, हमें तुम पर यकीन है। अब तुम घर जाओ और नहा लो। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अब से तुम रात को कभी कूड़ा डालने मत जाना, भूत हमेशा रात को ही आते हैं। शुक्र है किसी ने तो मेरी बात पर यकीन किया। रमेश घर चला जाता है। मोहन और मोहन की माँ भी घर के अंदर चले जाते हैं और उस भूत के बारे में बात करने लगते हैं। आखिर वो भूत चाहता क्या है और वो एक कूड़ेदान में क्यों रहता है? जब मैंने उससे बोला था
कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो उसने बोला था कि तुम सबने बिगाड़ा है। मतलब हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोगों की वजह से ही उसे कुछ हुआ था और वो मरकर भूत बन गया। हाँ, और अब वो सबको परेशान करके सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। पर इस समस्या का अब हल कैसे निकलेगा? हमें कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कल हम सब मोहल्ले वाले मिलकर इस पर बात करेंगे। अगले दिन मोहन की माँ सबको इकट्ठा करके सबसे बात करने जाती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो एक काम करो, आज से सब रात को कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना शुरू कर दो। फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कूड़ेदान में भूत है कि नहीं। इस मोहल्ले में कूड़ेदान पर कूड़ा फेंकने जाता ही कौन है? और जो जाते हैं वो सुबह काम पर जाते वक्त फेंक देते हैं। तभी तो आपका सामना कभी उस भूत से नहीं हुआ। अब कोई वहाँ रात को जाकर दिखाओ, फिर बोलना कि वहाँ कोई भूत नहीं है। आप इतना बोल रही हो तो चलो, आज रात मैं ही चली जाऊंगी कूड़ा फेंकने उस कूड़ेदान में, और आपको झूठा साबित भी कर दूंगी। अब रात का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। जैसे ही रात होती है, सावित्री कूड़ा लेकर कूड़ेदान में फेंकने चल देती है। जैसे ही वो कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने लगती है, वैसे ही भूत उसका हाथ पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, यहाँ तो सच में भूत है, कोई है क्या यहाँ? सावित्री बहुत चिल्लाती है पर वहाँ कोई भी नहीं आता। सावित्री डर के मारे बेहोश हो जाती है। काफी देर तक जब सावित्री वापस नहीं आती तो कुछ लोग उसे देखने जाते हैं। उनको सावित्री वहाँ कूड़ेदान में बेहोश पड़ी मिलती है। सब उसे कूड़ेदान से बाहर निकालते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। होश आने पर सावित्री बताती है कि उसने सच में एक भूत को देखा। अब मोहल्ले वालों को आखिरकार यकीन हो ही जाता है कि सच में कोई भूत कूड़ेदान में रहता है। अब तो हमें किसी को बुला लेना चाहिए, वरना जाने ये भूत आगे क्या करेगा। हाँ, कल हम इस भूत का अंत करके रहेंगे। अगले दिन सब लोग एक पंडित को लेकर आते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पंडित जी रात को उन लोगों के साथ कूड़ेदान पर जाते हैं। जरा अब बाहर आकर दिखा, मैं भी तो देखूं कौन सा भूत है यहाँ। पंडित की आवाज सुनकर भूत गुस्से में लाल वहाँ आ जाता है। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ यहाँ आ गए। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। आखिर क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? मैं बस सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। पंडित जी अपने थैले से भभूत निकालकर उस भूत पर फेंकते हैं। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है और सब सच सच बोलने लगता है। ये मेरे ऊपर मत डालो, मैं सब सच बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मैं भी इनके मोहल्ले में रहने वाला इन्हीं में से एक आम आदमी था, जो सुबह नौकरी पर जाता और रात को खाना खाकर सो जाता। इस मोहल्ले के लोग कहीं भी कूड़ा कचरा फेंका करते थे, जिसके लिए मैं हमेशा इनको टोकता रहता था, पर कोई मेरी नहीं सुनता था। उल्टा सब मुझसे नफरत करने लगे। सब लोगों ने मुझे परेशान करने के लिए अपने घरों का कूड़ा कचरा मेरे घर के आगे फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो लोग मेरे घर में भी कूड़ा फेंक कर जाने लगे। एक दिन उस गंदगी की वजह से मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मैं अकेला रहता था, इसीलिए कोई भी मेरी देख रेख करने वाला भी नहीं था। दिन पे दिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने दम ही तोड़ दिया। मेरे मरने के बाद किसी ने मेरा अंतिम संस्कार तक नहीं किया, उल्टा मुझे यहाँ इस कूड़ेदान में लाकर फेंक दिया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो इनकी इस हरकत की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले के लोग सफाई में जुट जाते हैं। उसके बाद वो कभी गंदगी नहीं फैलाते और कूड़ा बस कूड़ेदान में। आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है, और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं गीतांजलि, पार्वती, बर्नाली, अयंश, नेहा, देविका, वजीद, कोमल, अंजू, संजू, गुंजन, शिवम, लिदिया, निखत, निर्मल। आपका नाम और अच्छे। Please like, share and subscribe.